आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में दोस्तों ये बीपीएससी का जो है पेपर है आपका बीपीएससी 2024 में जो पेपर हुआ था उसी का पेपर है। जूलॉजी विषय का पेपर है और इस विषय के पेपर के हम लोग 20-20 प्रश्नों को करने वाले हैं। अर्थात यहाँ पे जो जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कराए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करने वाले। पीवाईक्यू का प्रश्न है। हमने आपसे कहा था एनसीईआरटी के प्रश्न, एससीईआरटी के प्रश्न और पीवाईक्यू के सभी प्रश्न करा देंगे। सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू के सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। 20-20 क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो यानी एक सेशन का एक पेपर के 4 पार्ट हो जाएंगे। तो आपको इसी तरह से जैसे ये हो गया 2024 का, यानी TRE3 का पेपर हो गया, TRE3 का, और इसके बाद TRE2 TRE1, तो 3 पेपर ये हो गए। 3 पेपर का मतलब हो गया कि 12 वीडियो इसके हो गए। और उसके बाद जो है यस टेट के आपके 2 पेपर हुए हैं, तो यस टेट का 2 पेपर का मतलब हो गया 100 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे 5-5 वीडियो, मतलब 12-5-12-10-22, ठीक 22 वीडियो ये हो गए आपके। उसके बाद आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू होंगे और एससीईआरटी के प्रश्न शुरू होंगे। पीवाई के उस करने से ये हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा पेपर किस लेवल का आता है और हमें उसे किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ें हम आपको बता दें, ये लेटेस्ट वीडियो है, यानी दो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसी पेपर को हम लोग करने चल रहे हैं। आपकी तिरंगा सीरीज जो है आपकी यह स्टार्ट हो गई है और ये इसके वीडियोज आपको 16 अगस्त से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में जो 16 अगस्त से आपको वीडियो मिलेंगे, इसमें हम लोग पहले क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बॉटनी वाले अपने बॉटनी वाले चैप्टर का अलग कर देंगे, हम पढ़ाते वक्त आपको बता देंगे, और उसके बाद जूलॉजी वाले अपने जूलॉजी वाले चैप्टर को अलग कर लेंगे। उसके बाद क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये सब पीवाईक्यू ये सब इत्यादि चलते रहेगा आपका। और इतना सब करते करते हमारा क्या होगा कि एक तरह से कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी भी हो जाएगी, एससीईआरटी भी हो जाएगी और पीवाईक्यू भी हो जाएंगे। और हमें भरोसा कि अगर हम इतना कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन 100% होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग जूलॉजी वाले पोर्शन पे चलते हैं। जीके इत्यादि हिंदी सबको छोड़ देते हैं, बाद में हम आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से कराएंगे, जनरल स्टडी वाले प्रश्न को भी कराएंगे। पहले हम लोग आते हैं जूलॉजी वाले पोर्शन पे, और यहाँ से आपका शुरू होता है 70 क्वेश्चन से शुरू होगा ना, तो ये 64 हो गया और ये 70 पार्ट थर्ड है। और यहाँ से आपके जूलॉजी के प्रश्न शुरू होते हैं और ये प्रश्न आपके इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में भी दिया गया है। अभी हम आपको हिंदी वर्जन भी दिखा देंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हाँ थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और ताकि चीज़ों को बेहतर हम लोग कर पाएँ। आप जानते हैं बीपीएससी में एक ऑप्शन होता है मोर देन वन और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, नीचे डी वाला ई वाला जो ऑप्शन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। पूछ रहा है वेंट्रल नर्व कार्ड फाउंड इन एनिमल ऑफ द फाइलम। तो मोस्टली जो वेंट्रल नर्व कार्ड होते हैं मोस्टली नॉन कार्डेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? नॉन कार्डेटा के मेंबर में पाए जाते हैं। और जो कार्डेटा के मेंबर में पाए जाते हैं, कार्डेटा के मेंबर में आपका जो नर्व कार्ड पाई जाती है उस नर्व कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं डार्सल नर्व कार्ड। डार्सल नर्व कार्ड कहा जाता है जो कार्डेटा में पाए जाते हैं। और जो नॉन कार्डेटा में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वेंट्रल नर्व कार्ड पाए जाते हैं। आपको बता दें कि नॉन कार्डेटा के अंतर्गत आपके कई फाइलम आते हैं, जैसे कि आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को एक्चुअली में हम लोग कहाँ रखते हैं? प्रोटोजोआ का एक्चुअली में रखा जाता है प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत में इसको हम लोग किस लिए रखते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे भी वेंट्रल, चूंकि नॉन कार्डेटा का मेंबर है तो वेंट्रल नर्व कार्ड पाए जाएंगे। कोलेंट्रेटा में भी वेंट्रल नर्व कार्ड पाए जाएंगे, चूंकि ये भी नॉन कार्डेटा का मेंबर है। एनिलिडा ये भी नॉन कार्डेटा का मेंबर है, तो यहाँ पे भी वेंट्रल नर्व कार्ड पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो हमारा आंसर तो सही होता है 2, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे नोटो कार्ड की कोई मतलब बात ही नहीं की जा सकती है। लेकिन अब हमें हर हाल में 2 भी सही है, तब भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? मोर देन वन वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। याद रखिएगा डार्सल नर्व कार्ड किस में पाए जाते हैं? कार्डेटा में। और वेंट्रल साइड नर्व कार्ड किस में पाए जाते हैं? नॉन कार्डेटा में। तो सही आंसर एक्चुअली में ये 2 हैं और इसकी वजह से हम मोर देन वन पे जा सकते हैं। कहीं कहीं आपको आंसर में कई लोग फोर्स करेंगे एनिलिडा, लेकिन सही आंसर मोर देन वन है आपका। आप बुक के माध्यम से भी जा सकते हैं।
इजी क्वेश्चन है। और दूसरा भी प्रश्न आपके लिए बहुत आसान प्रश्न ही हम कह सकते हैं। पूछ रहा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांटी एंड एनिमेलिया, यानी प्लांट और एनिमेलिया में जो कनेक्टिंग लिंक है उसे बताना है। आपको पता है कि जो एन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसमें ये बताया गया था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कि मोनेरा के अंतर्गत सभी जो मोनेरा के सदस्य सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स को उसमें रख दिया गया था। प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रख दिया गया था। हमारे सामने दो हैं प्रोटिस्टा के मेंबर, ठीक है। ये प्रोटिस्टा के मेंबर वही मेंबर हैं जो कभी 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में थे। तो एक्चुअली में अमीबा तो पूरी तरह से एनिमल लाइक बिहेवियर करता है। अमीबा कैसा बिहेवियर करता है? एनिमल लाइक बिहेवियर करता है। लेकिन जो यूग्लिना है ये दोनों बिहेवियर करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जब लाइट प्रेजेंट होती है यानी सूरज की रोशनी प्रेजेंट होती है, जब सनलाइट अवेलेबल रहती है, तब ये क्या काम करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर लेता है। और जैसे ही सनलाइट एब्सेंट होती है, सनलाइट के एब्सेंट होने पे ये क्या करता है? एनाएरोबिक ये क्या करने लगता है? ये एनिमल जैसा यानी हेट्रोट्रॉप जैसा बिहेवियर करने लगता है। कैसा बिहेवियर करने लगता है? हेट्रोट्रॉपिक। इसीलिए यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एनिमल और प्लांट के बीच का, यानी इसी की वजह से ये दोनों अलग अलग हुए हैं, ऐसा माना जाता है। अलग अलग एनिमल में अलग अलग प्रकार के स्क्रिटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इस सीरीज का, और क्रम के हिसाब से मान लीजिए 73 है, लेकिन इस सीरीज का तीसरा प्रश्न है। और इस तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि फ्लेम सेल आर द स्क्रिटरी ऑर्गन्स इन फंक्शनिंग या स्क्रीशन इन फंक्शनिंग इन द एनिमल विच फाइलम। किस फाइलम के सदस्य में, कौन से फाइलम के सदस्य में जो है ये आपका स्क्रिटरी ऑर्गन है। मैं आपको सबके बारे में बताता हूँ। और मैं एक बूस्टर डोज करवाता था, पहले करवा चुका हूँ बूस्टर डोज। आप देखिए उसमें मैंने छोटे छोटे वीडियो कराए हैं, जैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन के सभी, रिस्क्रीशन वाले सभी, ठीक है, आरक्यू वाले सभी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, ग्लाइकोलिसिस वाले, उन एटीपी काउंटिंग, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट को हमने आपको करवाया है, फिर हम करवाएंगे आपको। तो ये बूस्टर डोज वाला, तो ये बड़े छोटे छोटे वीडियो, तो एक ही पीडीएफ होता है और उस पीडीएफ में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एनसीईआरटी वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी हम उसको ऐड करते हैं, अलग से भी करवाएंगे। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इकाइनोडर्मेट, पहले हम लोग शुरू से अगर आ जाएँ, चले जो 3 हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी सबके बारे में बता देंगे। यहाँ आप देखिए इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेटा में एक्चुअली में कोई स्पेशल आर्गन नहीं पाया जाता, इसलिए काइनोडर्मेटा के मेंबर जो हैं अपने सेल सरफेस से ही एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। तो ये तो आपका होने से रहा, चूँकि हमसे नाम दे के पूछा फ्लेम सेल। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में अलग अलग प्रकार के जो हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन के ट्यूब पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है मेलपीजियन ट्यूबुल पाए जाते हैं, मेलपीजियन ट्यूबुल पाए जाते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं मेलपीजियन ट्यूबुल के बारे में। कॉक्सल ग्लैंड पाए जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कहाँ पे नेफ्रीडिया पाया जाता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। तो ये सभी किस में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में। तो ये तो फ्लेम सेल से रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरे पाते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेज के जो सदस्य होते हैं उसमें फ्लेम सेल पाए जाते हैं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। क्या पाई जाती है? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये हम लोग PYQ कर रहे हैं, जो लोग बाद में देख रहे हैं उनको बता दें PYQ कर रहे हैं। और यह PYQ हम 2024 का जो पेपर हुआ है उसी प्रश्नों को कर रहे हैं। 2024 से ऐसे पीछे जाते रहते सभी प्रश्नों के सभी वीडियो को करेंगे। एक दिन में 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। कह रहा फॉर विच फंक्शंस, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, ट्यूब फिट आर यूज। ट्यूब फिट किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे ट्यूब फिट जो है, ट्यूब फिट पाए जाते हैं किस में? तो इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ये देखने को मिलते हैं। कह रहा है ट्यूब फिट का काम क्या? और ट्यूब फिट लोकोमोशन में भी मदद करता है। लोकोमोशन क्या? लोकेशन चेंज इन द मोमेंट, मोमेंट के टाइम पे लोकेशन अगर चेंज हो जाती है तो उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं।
रिस्पिरेशन में मदद करता है, सांस शोषण में मदद करता है और रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। तो एक्चुअली में तीनों ऑप्शन सही है, तो मोर देन वन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आप सही आंसर मोर देन वन के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसका आंसर आप बताइए कि ओनली पॉलिप स्टेज इज फाउंड इन सीन द कोलेंट्रेटा एनिमल। जो कोलेंट्रेटा एनिमल है उसे अलग अलग क्लास में बांटा गया। कोलेंट्रेटा एनिमल के जो हमने नोट्स आपको भेजे थे तो उसमें हमने इसका पूरा नोट्स बनाया था। हमने बताया था कि इसके 3 क्लास होते हैं, एंथ्रोजोआ, हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ। एंथ्रोजोआ के जो सदस्य होते हैं, एंथ्रोजोआ के सदस्य में ओनली पॉलिप स्टेज ही पाई जाती है, तो सही आंसर तो आपका पॉलिप स्टेज वाला एंथ्रोजोआ हो गया। हाइड्रोजोआ और सिफेलोजोआ यानी साइफोजोआ, तो इन दोनों में पॉलिप और मेडूसा दोनों स्टेज पाए जाते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि एक होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये स्टेट में पूछा गया था, आप शायद देखे होंगे पेपर को। तो ये स्टेट में पूछा गया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस स्टेज किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, तो कोलेंट्रेटा में देखा जाता है। पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडूसा, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडूसा बनाता है, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर एंथोजोआ है। ये क्लास लेवल का प्रश्न पूछा गया कोलेंट्रेटा से, और हमने क्लास लेवल तक आपको पढ़ाया भी था पिछले वीडियो में। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको हमने एग्ज़ाम पॉइंट्स भेजा था, और उस एग्ज़ाम पॉइंट्स में आप देखिए मैंने स्पष्ट शब्दों में कोलेंट्रेटा वाले एग्ज़ाम पॉइंट में देखिए कई बार इस बारे में जिक्र किया है। जितने प्रश्न अभी हुए हैं सब हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से मिल गए हैं। आपको भरोसा ना हो तो आप एग्ज़ाम पॉइंट लेकर के देख लीजिए, जिन लोगों के पास है जाकर के मिलाइए, और शुरुआत से ही शुरू कर देंगे तो आपके सभी प्रश्न मिल जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। आगे बढ़िए। पर्ल्स इज फार्म बाय द सिक्रीशन ऑफ, ये प्रश्न हमारे जो है उसमें एकदम सेम टू सेम लाइन के प्रश्न है जो हमारा एग्जाम पॉइंट था और हमने आपको दिया था। एनसीईआरटी कराएंगे तो फिर बताएंगे। जो पर्ल का फॉर्मेशन होता है, पर्ल ओएस्टर में होता है, मोलस्का का सदस्य है पर्ल ओएस्टर और उसी में होता है। और इसे देखिए ऐसे मेंबर होता है, इसमें चीरा लगाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इसमें चीरा लगा के पार्टिकल्स डाल देते हैं, और उस पार्टिकल्स की वजह से इस पे निकलने वाला आर्गोनाइट और जो कॉन्चिलिन होते हैं, ये सब्सटेंस जो सेरिसिन कॉन्चिलिन्स और जो आर्गेनाइट्स ये सब्सटेंस निकलते हैं, ये सब्सटेंस जा कर के उसके ऊपर जमा होने लगते हैं। कुछ समय बाद वो उसके बॉडी से उस पर्ल को अलग कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये तीनों निकलते हैं, और सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन। आपका सही आंसर है पर्ल ओएस्टर में पर्ल का फॉर्मेशन करते हैं। और पर्ल ओएस्टर जो है ये किसका सदस्य है, तो जल्दी से बता दीजिए, ये मोलस्का का सदस्य है। आई होप कि यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। इन इंडिया विच स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट हनी, कौन सा ऐसा राज्य है जो हनी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, 30% प्रोडक्शन करता है, और वो करता है प्यारा यूपी, उत्तर प्रदेश हमारा जो है ये 30% तक हनी का उत्पादन करता है। और यहाँ पे एपिस इंडिका नामक मधुमक्खी पाली जाती है, जिसे हम लोग सरंगवा मधुमक्खी कहते हैं, उन्हीं को पाला जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। अगला भी हनी बी से रिलेटेड प्रश्न है। इन हनी बी कॉलोनी, हनी बी की कॉलोनी में अगर आप जाते हैं, वर्कर्स बी क्या होती हैं, इनफर्टाइल फीमेल होती हैं, इनफर्टाइल फीमेल होती हैं। और देखिए ऑप्शन में इनफर्टाइल फीमेल नहीं दिया गया है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नन ऑफ दीज के पास जाएंगे। अब आयोग ने किसको आंसर माना है ये तो हम नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे इनफर्टाइल फीमेल जो होती हैं ये, या स्टेराइल जो फीमेल होती हैं, वह स्टेराइल फीमेल जो होती हैं वो वर्कर होती हैं, और इनका काम होता है मधुमक्खी जो छत्ता होता है उसे साफ करना, छत्ते को बढ़ाना, ये सब काम ये करती हैं। तो स्टेराइल फीमेल या अनफर्टाइल फीमेल जो होती है वो किसका काम करती हैं, वो काम करती हैं वर्कर वे का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे फीमेल है लेकिन अभी फर्टाइल है, इनफर्टाइल कैसे पता चलेगा, ये क्वीन भी हो सकती है और क्या हो सकती है, वर्कर भी हो सकती हैं। इसी का हिंदी वर्जन है, किस फाइलम के प्राणियों में वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है। देखिए इंग्लिश वाला ही शब्द दे दिया है, वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है उपरोक्त में एक से अधिक। अभी सभी आपके कहाँ के मेंबर हैं,
प्राणियों पादप और प्राणी में संयोजक कली है, देखिए सभी इंग्लिश वाले ही शब्द को हिंदी में लिख दिया है, युगलीना। ठीक, अगला उसके बाद किस फाइलम, फाइलम देखिए वो इंग्लिश में ही है, किस फाइलम के सदस्य में फ्लेम कोशिकाएं, सेम टू सेम इंग्लिश वाला ही वर्जन दे दिया है, प्लेटेहेल्मिन्थीज। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों आवश्यक है। ट्यूबफिट का आर्गन काम क्या होता है, प्रचलन, और इसका तीनों का काम करता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। किस सिलेंट्रेटा के, देखिए सिलेंट्रेटा भी वही है, पॉलिप भी वही, इंग्लिश शब्द बस हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कर दिया एंथोजोआ में। और उसके बाद मोती का निर्माण कैसे होता है, तो एर्गोनाइट और कोलियोनिन और सेरेसिन तीनों से होता है, तो प्रोक्त में से एक से अधिक सही आंसर है। भारत के किस राज्य में 30% तक मधुमक्खी का जो है शहद उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, सर्वाधिक उत्पादन वाला देश, मतलब क्या कहते हैं राज्य है। मधुमक्खी के छत्ते में श्रमिक मक्खी कौन है, तो मधुमक्खी के छत्ते में श्रमिक मक्खी होती हैं जो इनफर्टाइल फीमेल होते हैं, यानी मादा होती हैं वो, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पेट्रोमाइजान फीड अपॉन, कह रहा पेट्रोमाइजान कहाँ से भोजन लेते हैं। पहले ये जानते हैं पेट्रोमाइजान क्या है। जब हम लोग कार्डेटा का डिवीजन करते हैं तो कार्डेटा को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा, एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथा जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, इसका एक क्लास होता है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा का एक मेंबर होता है जो साइक्लोस्टोम कहते हैं, और साइक्लोस्टोमेटा के ही सदस्य होते हैं कौन, पेट्रोमाइजान। तो पेट्रोमाइजान एक्चुअली में मछली जैसा होता है, फिश लाइक होता है, और ये पेट्रोमाइजान ब्लड ऑफ अदर फिश, दूसरे फिश के खून को चूसते हैं, और ये साइक्लोस्टोमेटा का सदस्य है। और साइक्लोस्टोमेटा इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और ये पैरासाइटिक रूप में रहता है, दूसरे मछलियों का खून पीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्लड ऑफ द अदर। हाउस लिजार्ड बिलोंग टू द क्लास, हाउस लिजार्ड किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि जो एक ग्नैथा के बाद दूसरा ग्नैथा था, ग्नैथोस्टोमेटा को दो भागों में बांटा गया। टेट्रापोडा में, आप एनसीईआरटी में देखिए, हमने आपको पढ़ाया भी है पहले टेट्रापोडा में, और इस बार तिरंगा बैच में फिर से पढ़ाएंगे, घबराइए मत। और इसीलिए इस बार 12th से शुरू कर रहे हैं, पिछली बार 11th पूरा कंप्लीट हो गया था, 12th वाला पोर्शन छूट गया था क्योंकि पेपर डेट आ गई थी, लेकिन इस बार 12th से शुरू कर रहे हैं, और फिर 11th वाले चीज़ों को हम फिर से लेके आएंगे और दोबारा से पढ़ेंगे। चूँकि 11th एक बार पढ़ चुके हैं, जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फ्री में पढ़े थे, मतलब 99 रुपये में पढ़े थे, तो फ्री ही कह सकते हैं, 99 रुपये का बैच था। और इस बार तो फ्री बैच है, हमने पूरा एकदम निःशुल्क कर दिया, एक भी पैसा इसके लिए नहीं रखे हैं। तो इस बार आप जुड़िए और आपको लाभ मिलेगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। कह रहा था एक ग्नैथा और इसके बाद ग्नैथोस्टोमेटा, इसको दो भागों में बांटा गया है। ग्नैथोस्टोमेटा को टेट्रापोडा और सुपर क्लास पिसेज। तो टेट्रापोडा में आपके 4 क्लास आते हैं। एक क्लास होता है जिसको हम लोग कहते हैं, टेट्रापोडा का जो क्लास होता है उसको हम लोग कह देते हैं, बताइए जल्दी से। एक क्लास होता है इसका एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। तो ये 4 क्लास हो जाते हैं, और जबकि पिसेज वर्ग में मछलियाँ आती हैं। अब इधर आते हैं, कह रहा है कि जो यहाँ पे एम्फीबिया है ये कहा किस से बिलोंग करते हैं, इसमें मेढक आते हैं, और एम्फीबिया दोनों हैबिटाट पे पाया जाता है। तो इसमें तो रेप्टाइल्स, ये तो हमारी लिजर्ड नहीं आएगी। लिजर्ड्स किस में आती हैं, रेप्टिलिया में आते हैं, रेंगने वाले सदस्य होते हैं, और रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हमारा लिजर्ड होता है, हेमीडेक्टाइलस कहा जाता है इसे। और इसी में एक होती है फ्लाइंग लिजर्ड्स, और एक को कहते हैं ड्रार्को कहते हैं इसको, और एक होती है आपकी जो कहाँ पे, जो बाग में पाई जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेटर कहते हैं। तो अलग अलग होते हैं। इसी में सांप आता है, इसी में आपके चाहे किंग कोबरा की बात कर लीजिए, उसके क्या नाम, करैत की बात कर लीजिए, छिपकली की बात कर लीजिए, घड़ियाल की बात कर लीजिए, ये सब किस में आते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। एप्स में पक्षियाँ आती हैं, और जो है इसके अंतर्गत कौन आते हैं, एम्फीबिया के अंतर्गत मेढक आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग द एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स को जनरल भाषा में क्या कहा जाता है, तो एग लेइंग मैमल्स को अक्सर आपने देखा होगा साइड बुकों में, जब या आपने पढ़ा होगा कभी, तो एक शब्द इसके लिए यूज करते हैं हम लोग एग लेइंग मैमल्स के लिए, इसे हम लोग कहते हैं मोनोट्रिम। तो इसको मोनोट्रिम स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है। आपको बता दें कि मोनोट्रिम स्ट्रीम के अंतर्गत कुल, कहाँ चला गया भाई, अच्छा
एक सेकेंड, यहीं ऊपर नीचे है, बस आ गया। हाँ, इसका आ जाओ भाई, कहाँ भाग गए। हाँ, ये है ना। तो मोनोट्रीम, इस मोनोट्रीम के अंतर्गत कितने आते हैं, 5 स्पीसीज पाई जाती हैं। एक है डक बेली पेट डक बिल प्लेटिपस, तो ये आपका एगलेंग है, ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, सही आंसर तो यही है। कंगारू क्या होता है, ओबो वीबी पेरस होता है, ओबो वीबी पेरस। ओबो वीबी पेरस मतलब या ना तो अंडे देता है और ना ही मैच्योर बच्चे को जन्म देता है, ओबो वीबी पेरस कहा जाता है। इसे मार्सुपियल एनिमल कहते हैं, ठीक है। लोरिस ए बीबी बच्चे पैदा करने वाला, इसे कहते हैं ओबी पेरस। ओबी पेरस मतलब अंडे देने वाले, और ये है बीबी पेरस जो बीबी को मतलब बच्चे को पैदा करता है। तो इसके जो मोनोट्रीम्स एनिमल होते हैं, स्पीसीज है मैमल्स के, इसके 5 प्रकार हैं, जिसमें से डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये आपका हो गया। और इसके अलावा 4 स्पीसीज हैं किसकी, इकिडना की। इकिडना कितने स्पीसीज हैं, 4। और इकिडना को आप क्या कहते हैं, एंट ईटर कहा जाता है। क्या कहते हैं एकिडना को, क्या कहते हैं, आंट ईटर कहा जाता है। स्पाइनी आंट ईटर के नाम से एकिडना को जानते हैं। तो एकिडना चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डक बिल प्लेटिपस, आपका सही आंसर होता है। 2 चैम्बर हार्ट आर फाउंड इन, 2 चैम्बर का हृदय किस में पाया जाता है। 2 चैम्बर का हृदय मछली में पाया जाता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का पाया जाता है, फ्रॉग में 3 चैम्बर का पाया जाता है। इसमें एक आर्किल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इसमें 2 आर्किल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। और इसमें जो हैं, इसमें 2 आर्किल होते हैं और एक वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो 3 चैम्बर के हेड। और यहाँ पे जो है रेप्टाइल्स छूट गया, क्लास रेप्टिलिया अगर रख लेते हैं, यानी एक आप ऑप्शन और बनाएं, तो क्लास रेप्टिलिया में जो है कितने चैम्बर के हेड पाए जाते हैं, 3 चैम्बर के। वहाँ पे भी 2 आर्किल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। लेकिन उसी का मेंबर है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर के हेड पाए जाते हैं। अच्छा, मैमेलिया की बात कर लेते हैं, मैमेलिया में कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर के हेड पाए जाते हैं, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। और अगर एप्स की बात कर लेते हैं पक्षी वर्ग में, तो 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। यानी पूरे अगर हम कार्डेटा के क्लास को देखें, तो फिश में 2, ठीक है, माफ करिए, फिश में 2, फ्रॉग में 3, यानी एम्फीबिया में 3, रेप्टिलिया में 3, रेप्टिलिया का मेंबर है क्रोकोडाइल, उसमें 4। और उसके बाद बोलिए एप्स वर्ग में कितने होते हैं, 4। और 4, और जो मैमल्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, 4। तो इस प्रकार से 2 किंगडम, क्या पूछ रहा है, 2 चैम्बर हार्ट किस में पाए जाते हैं, मछली में। और इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही फ्लो होता है। किस ब्लड का फ्लो होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही फ्लो यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो गिल से होते हैं। आगे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका कुछ यहाँ पे है, और इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इन व्हिच ऑर्गन हेनले लूप आर प्रेजेंट। हेनले लूप कहाँ पाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं, जब आप नेफ्रॉन को बनाते हैं, तो ऐसे मैं मान लीजिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ ऐसे नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन आगे जा कर के मान लीजिए ऐसे मुड़ करके आ रहा है, तो ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन को जब देखते हैं, तो नेफ्रॉन का ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल्स आ जाते हैं, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट। तो ये क्या हो जाता है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। इसे डीसीटी कहते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। और यहाँ पे एक हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। एक्चुअली में ये नेफ्रॉन का हिस्सा, किसका हिस्सा है, नेफ्रॉन का हिस्सा है। लेकिन नेफ्रॉन चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो हम किडनी के साथ जा सकते हैं, चूंकि किडनी की ही फंक्शनल इकाई कौन होता है, नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन का ही हिस्सा है, तो हम किडनी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो किडनी सही आंसर है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर 100% सही आंसर पूछा जाए, तो क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए, चूंकि यहाँ नेफ्रॉन होना आवश्यक था। लेकिन चूंकि फंक्शनल यूनिट किडनी का नेफ्रॉन है, इसलिए हम नेफ्रॉन के लिए किडनी के पास जा सकते हैं। तो सही आंसर आपका किडनी हो जाता है। चले आगे। एम्ब्रियानिक ओरिजिन ऑफ नोटोकार्डिन, नोटोकार्ड का एम्ब्रियानिक डेवलपमेंट कैसा होता है, तो एम्ब्रियानिक डेवलपमेंट नोटोकार्ड का कैसा होता है, तो नोटोकार्ड आपको पता है मीजोडर्मल डेवलपमेंट होते हैं। ये तो कई बार हम प्रश्न आपको बता चुके हैं। व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट
इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट कौन है? इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? तो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होता है जो खाना को प्रोड्यूस करता है, अच्छी बात है, इसमें ग्रीन प्लांट आ जाते हैं। ठीक। कंज्यूमर जो भोजन को खाता है, इसमें सभी प्राइमरी लेवल पे हर्बीवोरस, सेकेंडरी लेवल पे कार्निवोरस और टर्शियरी लेवल पे टार्प कार्निवोरस आ जाते हैं। तो ये आपके हो गए कंज्यूमर्स। ठीक। डिकम्पोजर जो भोजन को क्या करता है, नष्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, और इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो तीनों लिविंग हैं, और लिविंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। लिविंग को क्या कहते हैं, बायोटिक। हालांकि हमारे इकोसिस्टम के लिए नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सनलाइट की भी आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो नॉन लिविंग थिंग्स की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन चूंकि लिविंग थिंग्स पूछा, अभी लिविंग थिंग्स में हमारे पास प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, डिकम्पोजर, तीनों लिविंग है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर लिविंग है, कंज्यूमर डिकम्पोजर लिविंग है, तो मोर देन वन वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूंकि हमसे लिविंग पूछा था और लिविंग हमारे पास दिखाई पड़ रहा है, तो हम लिविंग के साथ लिविंग पे ही जाएंगे, और लिविंग वाला हमारा जो आंसर होगा वह आंसर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोग इसे कहेंगे भैया ऑल ऑफ दीज जो है हमारा सही आंसर हो जाता है। द प्लांट ग्रो अंडर द डायरेक्ट सनलाइट आर, कह रहा ऐसे पौधे जो सीधे सनलाइट में ग्रो करते हैं, इन्हें सनलाइट वाले प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट लबर कहते हैं, लाइट लबर प्लांट भी कहते हैं। और ये लाइट लबर प्लांट होलियोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, होलियोफाइट कहलाता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, हिंदी वर्जन हमने नहीं पढ़ा है, अभी मैंने आपको दिखाया था, सब हिंदी का वैसे ही लिखा गया है, इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो हिंदी वर्जन हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा द एरिया पॉन्ड एंड दैट कंटेंट सेडिमेंट एंड सबस्ट्रेट आर कॉल्ड, कह रहा है एरिया उस तालाब की जिसमें जो है सस्पेंड हुए क्या है और सबस्ट्रेट पाए जाते हैं। एक्चुअली में इसे हम बेंथिक जोन कहते हैं। बेंथिक जोन नीचे वाले बैठे हुए हिस्से को कहा जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पॉन्ड्स लिखा है तो पॉन्ड्स को लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही आंसर आपका सही है। ठीक है, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड्स हो, रिवर हो, इन सब में नीचे बैठे हुए हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, बेंथिक जोन कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिएंट, कह रहा है भोजन के लिए जो जीव निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, तो भोजन के लिए जो जीव निर्भर कर रहा है किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो न्यूट्रिएंट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सड़े गले पदार्थों पे, तो उसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। हेट्रोट्रॉप दूसरे के बने हुए भोजन को खाते हैं। सेप्रोट्रॉप जो होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने भोजन को लेते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाता है सेप्रोट्रॉप। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, अर्थ पे इकोसिस्टम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन। आपने पढ़ा होगा टेंडेंस लॉ, तो उसमें कहा गया था कि 10% लॉ में आपने पढ़ा था कि जो लैंड क्या नाम था, 10% लॉ में आपने पढ़ा था कि एनर्जी का 10% हिस्सा ही एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, और इसे क्या कहते, किस नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्हीं के द्वारा दिया गया था 10% लॉ। ठीक है, 10% लॉ अभी याद रखिए, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे 10% लॉ किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हम अभी आपको आगे बता देने वाले हैं। तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आगे आ जाते हैं। इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, यानी प्राथमिक उत्पादकता किस पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, सही आंसर है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, सही आंसर है। प्लांट स्पीसीज ऑफ एरिया, ये भी सही आंसर है। मोर देन वन आपका सही आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। हाइबेरियंस कैनाल प्रोवाइड स्पेस टू द, हाइबेरियंस कैनाल ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, और ब्लड वेसल्स और मसल्स फाइबर के बीच में, नर्व फाइबर और मसल फाइबर के बीच में स्पेस बनाती हैं। तो मोर देन वन ऑप्शन सही हो जाता है, दोनों सही हैं। तो नर्व सेल कर दीजिए यहाँ, तो सही हो जाएगा, नर्व फाइबर भी सही है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है मोर देन वन। आगे आइए।
ओपन वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन टाइप का वास्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? देखिए दो तरह के वास्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं जिसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ओपन टाइप और दूसरे को कहते हैं क्लोज टाइप। ओपन टाइप वास्कुलर सिस्टम में ब्लड चैम्बर टू चैम्बर मूव करता है, ब्लड चैम्बर टू चैम्बर मूव करता है। लेकिन जब हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो ब्लड हार्ट, आर्टरी, वेन और कैपिलरी में मूव करता है। इस कंडीशन के हिसाब से जो जितने नॉन कार्डेट होते हैं एनिलिडा को छोड़ करके उन सब में मैक्सिमम टाइम जो है क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे स्नैक में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पैरेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्रैब्स में, किंग क्रैब्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नहीं, एक सेकेंड, किंग क्रैब में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सही आंसर आपका किंग क्रैब हो जाएगा। तो ये आपका आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है, ठीक है। तो किंग क्रैब आपका सही आंसर है। द डेंटल फार्मूला ऑफ द एडल्ट ह्यूमन इज, एडल्ट ह्यूमन में डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो 21-23/21-23 होता है। 21-23 मतलब दो, ये जो दो दांत है 21-23/21-23 से सही, दो दांत इंसीजर के होते हैं। इंसीजर का काम क्या होता है? भोजन को काटना। उसके बाद होता है एक दांत कैनाइन का होता है, कैनाइन, और कैनाइन का एक दांत जो होता है कैनाइन का, इसका काम होता है टीयरिंग, चीरना भोजन को। दो दांत प्री मोलर के होते हैं, तीन दांत मोलर के होते हैं। और इस प्रकार ये 21-23/21-23 होकर के और इंटू 2 हो जाता है और बन जाता है हमारा 32 दांत। ये सबको जोड़ दिया जाता है। 21-23 कितना हो जाता है? 2 1 3 3 3 6 2 8, 8 दूनी 16, और एक साइड का हो गया मतलब लेफ्ट साइड का, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो राइट साइड के भी दांत की संख्या निकल करके आ जाती है। तो इस तरह से आपके 32 दांत पाए जाते हैं। सिक्रीशंस ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ड्यूडिनम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ड्यूडिनम में पाई जाती हैं। और इनका काम होता है बाई कार्बोनेट निकालते हैं, बाई कार्बोनेट निकालते हैं, और क्या निकालते हैं? म्यूसिन निकालते हैं, म्यूसिन का सिक्रीशन करते हैं। और ये जो भोजन से आने वाला एसिडिक पदार्थ होता है उसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं, चूँकि जो बाई कार्बोनेट होते हैं अल्कली नेचर के होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑब्लिक मसल्स ऑफ द स्टमक प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ मूवमेंट? कह रहा है कि जो हमारी ऑब्लिक मसल्स होते हैं, किनारे किनारे की जो मसल्स होती हैं, ये पेट में 3 लेयर होती है तो उसमें ऑब्लिक मसल पाई जाती हैं। उसका काम क्या है? चर्निंग मूवमेंट। उसमें कौन सी मूवमेंट होती है? चर्निंग मूवमेंट होती है। सही आंसर आपका बी वाला है। बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व हृदय में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाई जाती है? लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जबकि ट्राइकस्पिड वाल्व राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती हैं। इधर आ जाते हैं। इधर कह रहा है कि द इंक्रीज द इन द केस ऑफ द ब्लड ग्रुप ए बी, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा? नील होगा। यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते। विच ब्लड, जब हम इसको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th में है जेनेटिक्स में, तो वहाँ पे आप इसको मैं आपको समझाऊंगा जेनेटिक्स लेवल पे कैसे जो है होता है। विच ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है, एट्रा में ऑक्सीजनेटेड होता है, और हमसे पूछा डीऑक्सीजनेटेड, तो सही आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। आगे बढ़ जाते हैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ पोटेंशियल, ये तो होता है -70 MV, तो ये सही है। ह्यूमन यूरिन आर द यूरिकोटेलिक, तो ह्यूमन यूरिन कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम 20 नहीं होगा, हमारे समझ से 70 से शुरू हुआ ना, तो 70 और 10 80 10 90 10 100, 30 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। अभी बचा हुआ हमारा कितना प्रश्न? 50 प्रश्न बचा हुआ है। तो 25-25 प्रश्न करके हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो किसका? 2024 का ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम लोग फिर करते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।